हाँ, तो प्यारे भैया बहनों, कैसे हैं आप लोग? सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो प्यारे भैया बहनों, आज आपके कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा इतिहास और नागरिक जीवन आप पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले हम पाठ 1 समझेंगे, जिसमें पाठ का नाम है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। ठीक है? यहाँ आप समझ रहे होंगे, यूरोपीय शक्तियों का अर्थ है कि जो यूरोपीय देश थे, जो यूरोपीय देश, ऐसे देश जो अपने आप को शक्तिशाली समझते थे, उनका भारत में किस प्रकार आगमन हुआ। ठीक है? पूर्व की कक्षाओं में आपने जाना है कि मुगल काल में उन यूरोपीय जो देशों से आने वाले कुछ व्यापारी थे, मुगल राजाओं से उन्होंने यहाँ के लिए ना परमिशन प्राप्त की थी, है ना? और इस प्रकार से उनका यहाँ उद्देश्य था कि भारत में व्यापार करना। तो देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आकर के उन्होंने व्यापारिक मार्गों की खोज की। भारत में आने के लिए सबसे पहले उन यूरोपीय लोगों ने क्या हुआ, भारत आने के लिए व्यापारिक मार्गों की खोज की। तो प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है और 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ कर दिया था, जिनमें देखिए पुर्तगाली, फ्रांसीसी, जो ब्रिटिश लोग थे, ये प्रमुख रूप से थे। अब भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था। जल थल मतलब यानी जो समुद्री मार्ग था वहाँ से, है ना? और थल जो सड़क मार्ग थे उनके द्वारा क्या होता था, ये लोग व्यापार करते थे। जो यूरोप शब्द आया है, यह आपको ध्यान में होगा। यूरोप क्या है, हमारे जो 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप पड़ता है। अब हमारा भारत देश किस महाद्वीप में है? हमारा भारत जो है एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मार्ग की बात करें तो प्रथम मार्ग क्या था? फारस की खाड़ी से होता हुआ यह समुद्री मार्ग था। ठीक है? और इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। और दूसरा मार्ग जो था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था और समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। ऐसे ही तीसरा मार्ग मध्य एशिया और फिर यूरोप के लिए भी था। तो यहाँ आप देखिए, ये मानचित्र दे रखा है, इसमें आप समझ लेंगे। ठीक है? देखो किस प्रकार से जो ये मार्ग बने हुए हैं, ये सब क्या है, इन यूरोपीय लोगों ने भारत में व्यापार करने के लिए नए नए मार्गों को इन्होंने खोजा था। ठीक? क्योंकि उस समय कोई वायुयान की सुविधाएं नहीं थी। तो बड़ी कठिनाई इन लोगों को होती थी। चलिए आगे देखेंगे। इस तरीके से यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे और इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोका, है ना? इटली ने क्या किया कि भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर क्या चाहती थी, अपना ही अधिकार जमाए रखना चाहता था इटली, है ना? वह चाहता था कि सिर्फ भारत के अंदर हम ही व्यापार करें, है ना? तो इस तरीके से उसने यूरोप वालों को रोका। ठीक है? इस तरीके से 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया पर भी तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया था। ठीक है? अब आगे देखेंगे, इस तरीके से क्या हुआ, यूरोप और भारत के मध्य क्या है, व्यापार क्या था, प्रभावित होने लगा। अब है समुद्री मार्गों की खोज। ठीक है? अब नए नए समुद्री मार्गों की खोज होती है, किस प्रकार होती है देखेंगे। अब जो यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया, है ना? इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी, है ना? ये लोग क्या थे कि जैसे समुद्र के रास्ते अपनी नाव डाल दी या कोई अपना जहाज डाल दिया और बड़े अनुमान के आधार पर भी लोग कहीं पर भी पहुंच जाते थे, है ना? और फिर उस स्थान का नाम रख देते थे। इनको ये आइडिया नहीं होता था कि हम कहाँ पर पहुंचेंगे। तो संभावनाओं के आधार पर इन्होंने क्या है, भारत की खोज की। जो वे नाविक थे,
यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं और रानियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए, है ना। आपको पता है जो यूरोप के उभरते हुए राज्य थे, वहाँ के महत्वाकांक्षी जो राजा थे, है ना, उन रानियों जो रानी थी उनको धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। धन, धर्म और ध्वज का अर्थ क्या होता है? उनकी जो पद, प्रतिष्ठा और धन, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया कि यदि हम व्यापार को आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा देश यानी जो उन्नति करेगा, आप भी अग्रसर होंगे। इस तरीके की ये नाविक बातें बताया करते थे। धन में क्या आता था? राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना, कीमती धातु, सोना, चांदी, मसाले, इन सबका क्या करना था? व्यापार से कर एकत्रित करने की संभावना थी। ठीक है, फायदेमंद व्यापार से कर एकत्रित करने की इनकी संभावना बढ़ गई। धर्म, ईसाई धर्म का दूर दराज तक इलाकों में प्रचार करना। देखो, एक तो व्यापार हो रहा है और व्यापार के माध्यम से ही क्या करते थे, इनके ईसाई धर्म का भी दूर दराज इलाकों में प्रचार करना इनका उद्देश्य था। ध्वज, ध्वज मतलब अपना झंडा, अपना मान प्रतिष्ठा। तो यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर के उपनिवेशों पर फहराए, जिससे उनका साम्राज्य बढ़ेगा, है। तो उनका मानना था कि जो यूरोप के देश हैं, उनकी जो शक्ति है, जो उनका ध्वज है, दूर दूर देशों में फहरेगा तो उनकी शक्ति क्या है, इसके माध्यम से बढ़ेगी। देखो, ये एक यंत्र दे रखा है, ये यंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, इसको कुतुबनुमा बोलते हैं। ठीक है, कुतुबनुमा, ये पूछा जाता है। ठीक, इसका प्रयोग किस लिए होता था? समुद्री मार्ग में जब लोग ये नाविक यात्रा करते थे तो यह यंत्र दिशाओं का ज्ञान कराने के लिए होता था। ये इसमें आपको दो सुई दिखाई दे रही होंगी, है ना। तो एक जो नॉर्थ की तरफ है, दूसरी साउथ की तरफ, यानी उत्तर की तरफ, और दूसरी दक्षिण की तरफ। अब जब इन नाविकों ने इन सब धन, ध्वजा, धन, ध्वज और धर्म के बारे में राजाओं को बताया, तो यूरोप के राजाओं ने नाविकों की समुद्री यात्राओं का खर्चा वहन करने की जिम्मेदारी भी ले ली। ठीक है, अब आगे देखेंगे। कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी, देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत की खोज में एक निवासी निकला था, नाविक था, वह स्पेन का रहने वाला था, उसका नाम था कोलंबस, है ना। निकला तो वह भारत की खोज में था, लेकिन वह खोजते खोजते कहाँ पहुँच गया, वह उसने अमेरिका की खोज कर डाली। ठीक है, ऐसे ही पुर्तगाल निवासी वास्को ड गामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिण छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया। ठीक है, अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया था। ठीक है, तो इस तरीके से अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः आरंभ हो गया। कहने का मतलब ये है, आपने बात समझी होगी, जो सबसे पहले व्यापारिक मार्ग की खोज की वह पुर्तगालियों के माध्यम से हुई थी। ठीक है, अब देखिए, तो उस समय क्या था, जब पुर्तगाली भारत में आए तो वहाँ से उनको काफ़ी लाभ हुआ, है ना। मसाले ले गए तो, और उन्होंने मसाले को 60 गुना अधिक कीमत पर जा करके अपने देशों में जो है बेचा। तो इन सब बातों से प्रभावित होकर के भारत में अन्य यूरोपीय व्यापारियों के आने की भी होड़ लग गई। ठीक है, तो बहुत सारे व्यापारी भी यहाँ आए। व्यापार के लिए धन, लंबी यात्रा करने वाले जहाज, नाविक, तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। इन सभी साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर व्यापारियों ने, ठीक है, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में 1600 से 1670 तक व्यापारिक कंपनियां स्थापित कर दी, है ना। व्यापारिक कंपनी का अर्थ होता है कि वहाँ पर क्या होता है, व्यापार करने के लिए एजेंट वगैरह जो होते थे सब रहते थे। ठीक है, और वहाँ पर लोगों का, उन व्यापारियों का आपस में शेयर होता था। ठीक है, देखो व्यापारिक कंपनियों का अर्थ क्या होता है, व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, व्यापार करने के लिए लोग जाते हैं या व्यापार करते हैं तो कई लोगों की हिस्सेदारी व्यापार में होती है, और सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते हैं, अपना अपना धन लगाते हैं, और जब लाभ होता है तो उसको आपस में क्या करते थे, बांट लेते थे। ठीक है, ऐसे ही व्यापारिक केंद्र उन्होंने स्थापित किए। देखिए, फोर्ट विलियम कोलकाता, है ना, फोर्ट विलियम पड़ता है कोलकाता में, और गोवा, दमन द्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी या फैक्ट्री भी कहा जाता था।
ठीक है। फैक्ट्री देखिए, फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। अब फैक्टर शब्द का अर्थ देखिए, जो फैक्टर शब्द यहाँ दे रखा है उसका अर्थ होता है एजेंट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया, अपनी इन फैक्ट्री के लिए, अपनी इन व्यापारिक कोठियों के लिए इन्होंने क्या किया, इनकी सुरक्षा के लिए अपने यहाँ सैनिक तैनात कर दिए। और सशस्त्र सैनिक का मतलब होता है हथियारबंद सैनिक, इन्होंने यहाँ पर रखने का जो अपना नंबर लगा दिया। और इस प्रकार देखिए आगे फ्रांस के व्यापारी जल के रास्ते से भारत आने लगे। इस समय तक हिंदुस्तान तो किसी भी शासक ने नौसेना तैयार करने की बात नहीं सोची थी। जो हिंदुस्तान के राजा थे उन्होंने नौसेना तैयार करने की बात तो अभी तक सोची भी नहीं थी, जबकि यूरोप के लोग इन बातों में बहुत आगे निकल चुके थे। लेकिन भारत के जो राजा थे उस समय तक क्या करते थे, आपस में लड़ना झगड़ना, है ना, अपने राज्य के विस्तार के लिए ही वो लड़ रहे थे। और इसी का लाभ उठाकर ये लोग यहाँ पर आ गए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत जगह उन्होंने अपनी व्यापारिक कंपनियाँ स्थापित की, ठीक है। अब देखेंगे आगे, विदेशी कंपनियों ने, यहाँ से देखना है आपको, विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम दाम दंड व भेद के तरीके अपनाए। साम दाम दंड व भेद के तरीके से क्या अर्थ होता है, देखिए साम का अर्थ होता है कि शांतिपूर्वक, है ना, दाम का मतलब धन के माध्यम से, दंड का मतलब दंड दे करके, भेद भेद के माध्यम से फूट डाल करके, यानी हर तरीके से वे यहाँ से व्यापार करना चाहते थे और भारत देश को लूटना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने बादशाहों और राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि या दूत भेज करके भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाज़त मांग ली और अनुमति प्राप्त करने के लिए खुशामद भी किया करते थे, है ना। तो इस तरीके से कि भाई हमको जो है यहाँ पर व्यापार करने दीजिए, है ना, आप तो बहुत महान राजा हैं। तो इस तरीके से ये प्रशंसा करते रहते थे, तो यहाँ के राजा खुश हो जाते और उनको व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी, ठीक है। जिसमें से एक कहानी है, देखिए सर टॉमस रो ने, जब एक व्यक्ति था सर टॉमस रो, उसने जहांगीर के दरबार की शान शौकत देखी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सस्ती व खराब चीज़ें मुगल बादशाह को न देने की हिदायत दी। उसने सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने दिए, इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी दी, जिससे क्या हुआ, जहांगीर बहुत प्रसन्न हो गया, है ना। और प्रसन्नता के कारण उसने क्या हुआ, उन्होंने जो है व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी थी। इस तरीके से देखेंगे आप, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच कहते थे कि व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूट लिया जाएगा और डुबा दिया जाएगा। इस तरीके से हमारे देश में आकर ही वे हम लोगों को ही डराया और धमकाया करते थे, है ना। इन नीतियों और स्थितियों का फ़ायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाभ कमाया और उन्हें कई टैक्स न देने की छूट मिली थी, ठीक है। और इस प्रकार से उन्होंने नए नए बंदरगाह बनाए और अपने अपने किले भी यहाँ पर भारत के अंदर स्थापित कर लिए, ठीक है। तो हमें आशा है कि ये चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा और एक बार आप पुनः इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।